मैंने रिफ्रैक्शन बता दिया था, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा था, फिलहाल वो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस पे एक क्वेश्चन समझो आएगा ही आएगा, 2 नंबर 3 नंबर आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता। तो अभी तक क्या देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एक क्विक रिवीजन देखो, डॉट 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 और ऐसे चला गया। ये रे डायग्राम बना के आपसे पूछेगा कि डेंसर कौन सा है, रेयरर कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना। डेंसर जब एंगल कम हो जाए ना तो इसका मतलब रेयरर। वैसे भी देखो ना, नॉर्मल ऐसे जब परपेंडिकुलर खींचते हो तो उसको क्या बोलते हो, नॉर्मल। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन ये वाला था पर नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया, इट मीन्स ये वाला डेंस रेयरर है। और क्योंकि आपने पढ़ा था रेयरर टू डेंसर टी लगाते हो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा होता है ना। तो फर्स्ट टू सेकेंड, तो यहाँ पे आप क्या जानते हो कि स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू होता है पहले तो साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर आपको पता ही है, आई एंड आर, जल्दी से मैं बताऊंगा इसको, साइन आई अपॉन आर, ठीक है। अगर मान लो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया रहेगा, मान लो कि इंसिडेंट 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो भाई आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो साइन 60 अपॉन साइन 30 डिग्री है ना, इक्वल टू ये होता है √3/2 एंड ये होता है हाफ, हमारा क्या हो गया √3 1.73, ऐसा कुछ। कोई यूनिट नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो होता। क्लियर है, ऐसा, ठीक है ना। अगर कुछ इसी में पूछता है कि 2 1 क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, √3/1 है ना, तो 1/√3 है ना, हमेशा याद रखना। 2 1 और 1 2 ये कटपिट के क्या हो जाएगा 1, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा। और क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और कौन से फॉर्मूले जानते हो, कौन से लिखवाए थे मैंने। एक तो n मीडियम 2 इक्वल टू बताया था स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सब बता चुका हूँ। वेवलेंथ, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, राइट। और अगर 2 1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अगर बगल में कुछ नहीं होना तो इट मीन्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। n2 मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 किसके रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा कुछ। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतना मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या दे रखा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड c यूज करते हैं, याद है आइंस्टीन का mc², एनर्जी इक्वल टू c यूज होता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए। c किसके लिए यूज होता है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए। तो देखिए जरा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसी को आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट एयर, उल्टा एयर वाले को यहाँ पे करो बल्कि सीधा, 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, कैंसिल, 3/2 1.5। अगर ऐसा होता तो क्या रखते, ये वाला स्पीड ऊपर रखते, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन, तो 2/3 हो जाता, नहीं। क्लियर। अगर मान लो वेवलेंथ दिया रहता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास है ना, ये नैनोमीटर, एंगस्ट्रम कुछ भी दिया हो सकता है ना। तो यूनिट को जैसा वैसे ही रहने दो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो आप ज़रा बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा। यहाँ भी आप क्या कर दो, इसी ऑर्डर में ले दो, वेलोसिटी ऊपर होता है एयर का और वेवलेंथ भी ऐसे ही लेते हो, तो 3 और ये 2, समझ रहे हो बात को। ऐसा अगर आपसे कहता है ना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 4/3, ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये 3/2 और ये 4/3 गिवन है। मान लो ये आपको रटना नहीं है, ये गिवन होगा।
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दे रखा। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अब जरा देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर स्पीड मालूम है तो स्पीड के केस में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वेवलेंथ मालूम है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। अगर एंगल मालूम है तो साइन आई अपॉन साइन आर। और अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा तो यहाँ पे उल्टा चलेगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, एब्सोल्यूट ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और वही दे रखा। तो वाटर का कितना हो जाएगा 4/3 और इसका क्या हो जाएगा 3/2, राइट ना। तो ये कितना हो गया 8/9। तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस दिया रहे, आएगा ही आएगा 2 मार्क्स का। ये आप तैयार रहना, आना ही आना है। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ की बात ही नहीं कर रहा, बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। और ये इसी पे जो भी मैंने लिखा इसी पे आएगा। क्लियर है। एक चीज़ और जान लो, अगर डेंसर में जा रहा है लाइट, आ रहा है रेयर से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट passes from rarer to denser, then रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर हमेशा 1 से बड़ा होगा। और अगर यहाँ पे रेयर करते हो और डेंसर तो हमेशा क्या होता है लेस देन 1 होता। सेम मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 होता है। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है एयर के रिस्पेक्ट में ना, सिंपल सी बात है, तो 1 ही होगा। ग्लास का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाटर का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, है ना। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, डायमंड, ठीक है। इसका क्या होता है मैक्सिमम। तो हम यूँ कह सकते हैं देयरफॉर सिंस देयरफॉर डायमंड, डायमंड इज द मोस्ट, आपको पता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से सेट करता हूँ, ये सब लिखने के बाद ही सेट होता है। इज द मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, याद रखना डेंसर मीडियम। ये यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, इसका फ़ायदा क्या होता है, डायमंड क्यों चमकता है, ये देखो, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, उसके एप्लीकेशन, उसका ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 सेपरेट मीडियम होना चाहिए, पहला ये है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन अगर देखना है तो आप I नॉट इक्वल टू 0, तभी तो रिफ्रैक्शन दिखेगा। अगर मान लो नॉर्मल इंसिडेंस है तो सीधा लाइट आर पार हो जाएगा, फिर आपको रिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये, तो इसके लिए कोई फार्मूला वैलिड नहीं है अगर I इक्वल टू 0 हो गया तो। अब रिफ्रैक्शन के क्या क्या केस हो सकता है भाई। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता रिफ्रैक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। इसको ज़रा ध्यान से सुनना। मान लो ये ग्लास स्लैब है, देखो तुम्हारे सामने इस साइज का लिया, ये ग्लास है, यहाँ से एक रोशनी डाला, मान लो आपने, थोड़ा सा और टेढ़ा कर देता हूँ, रोशनी डाला तो ऑब्वियस है ये क्या हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया होगा, पक्का ना। ये n1 है नॉर्मल, n परपेंडिकुलर होगा। अभी रे क्या होगा, एयर है मान लो ये, और ये ग्लास है, तो डेंसर रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। ये ग्लास अब ग्लास से बाहर जाएगा। आपने क्या देखा था, डेंसर टू रेयरर,
डेंसर टू रेयर तो क्या होता है अवे, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी क्या था, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, अब फिर जा रहा है वापस एयर में जा रहा है, इधर फिर से एयर, एयर से गया ग्लास में गया, फिर से एयर में वापस आ रहा है, ग्लास से एयर में, डेंसर टू रेयर, ग्लास डेंसर होता है ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, ये देखो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। अब इसका एक्चुअल डायरेक्शन तो ये हो गया, इसका देखो तो पहले वाले का एक्चुअल डायरेक्शन, हालांकि इधर तो रे गया नहीं, पर ये रे तो ऐसे गया डॉट डॉट डॉट। अब इसका एक्चुअल डायरेक्शन तो इधर है, इसका स्केल से मैं ऐसे खींच लेता हूँ, एक्चुअल डायरेक्शन इधर है, ठीक है, देख रहे हो। पर क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से थोड़ा दूर आ रहा है ऐसे, है ना, नॉर्मल की तरफ नहीं, इधर तो बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये क्या है, ग्लास एयर इंटरफेस है। अब ग्लास से एयर में जा रहा है तो थोड़ा तो मुड़ेगा, मुड़ने का बेंट होने का तरीका क्या है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है तो अवे कर लेता हूँ, अवे, ये देखो ये डॉट 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 इधर गया नहीं, ये तो एक्चुअल डायरेक्शन था, जाना तो इधर चाहिए था, ठीक है, अगर कोई और मीडियम नहीं होता तो इधर जाता, लेकिन गया इधर है, दोनों पैरेलल हो गया। इनिशियल डायरेक्शन, अब ये देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लेके चलता हूँ, थोड़ा समझना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से बच्चों को फ़र्क पड़ जाता है यहीं से कि 95 आएगा कि नहीं आएगा। ये एक्चुअल डायरेक्शन था, इधर गया नहीं, इधर डॉट डॉट डॉट, पर रे कैसे गया, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हुआ, पहला वाला और ये, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे ये बोलते हो। इस शक्ल को ठीक से देखो मैंने कैसे कैसे बनाया। अब एक चीज़ देखो ज़रा, फर्स्ट ये हो गया आपका, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, एयर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये वाला क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला क्या हो गया, इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इमरजेंट रे के पैरेलल हो जाएगा, इमरजेंट रे के पैरेलल हो जाएगा। बस इतना ही है आपके सिलेबस में। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डी, इसको डी, तो यहाँ से डी मैं लिखता हूँ, वापस एयर में गया था, यहाँ वापस एयर में, डी यहाँ पे क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आपने इसको अच्छे से समझो, मैंने ग्लास स्लैब लिया, ग्लास स्लैब का तुम थिकनेस देख रहे हो ना, और डी देख रहे हो ना। अब मैं इसको इधर मिटा के ना ग्लास स्लैब चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा, देखो इस तरीके से। अब मैंने ये लिया ग्लास स्लैब, है ना, उसका ट्रिपल तो ले ही लिया है ना, ट्रिपल ऐसा ले लिया ग्लास स्लैब, ठीक है भाई। एयर, ग्लास, फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ एयर, ये रहा ग्लास, ये रहा ग्लास, पानी मत समझ लेना। यहाँ से आया लाइट, मैं सीधा ऐसे बना लेता हूँ, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये आया लाइट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तुम देख रहे हो ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल। अब इस डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो गया किधर, अब एयर से आ रहा है ग्लास में, एयर से ग्लास में, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ चला गया, नॉर्मल है ना, इधर थोड़ा सा मुड़ गया, यहाँ पे आ गया। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, है ना, ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये बाहर निकल गया, है ना, बाहर निकल गया, तो बाहर के, अब देखो फिर से यहाँ से नॉर्मल है, ये फिर से नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब तुम कंपेयर करोगे ना, पहले वाले रे का डायरेक्शन, आखिरी वाले जिसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे, दोनों पैरेलल हो जाएगा।
और अब आप ये देखिए इसका डी देख लो तुम, उससे बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। अगर ये ट्रिपल है तो ये भी ट्रिपल है, जान लो ये इस चीज़ को अच्छे से आप, ठीक है ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट देख लो किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे। जितना ज़्यादा थिक होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होता जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये जितना डेंसर होगा उतना मुड़ेगा। मान लो ग्लास का 1.5 होता है, डायमंड होता ना तो ऐसे मुड़ जाता, ऐसे, है ना। आप देख रहे हो डी यहाँ तक पहुँच गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जितना ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा, तुम समझ रहे हो। और लाइट पे भी डिपेंड करता है, पता है सबसे सघन डेंसर लाइट कौन सा होता है, आपको याद है, आपने ये पढ़ा ना, विबग्योर, है ना। इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ है ना, क्लियर है। वेवलेंथ इसका कितना होता है 400 नैनोमीटर। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है 700 नैनोमीटर। याद रखना वेवलेंथ वायलेट का किससे, रेड से तो ज़्यादा होता। आगे वाले चैप्टर में ये पढ़ोगे तो आपको पता है ना। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का रेड से ज़्यादा होगा, ये याद रखना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी इसे क्वेश्चन भी आउट कर रहा हूँ। विबग्योर आपने पढ़ा है ना, वायलेट का, रेड का, ऐसी कुछ, हालांकि नीचे से लिखते हैं वैसे। विबग्योर 700 नैनोमीटर से जिसका ज़्यादा रहता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। 400 से जिसका कम होता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। तो वायलेट, ये देख लो, क्लियर है। अब सुनिए ज़रा, अच्छा एक और मैं आपको, क्योंकि आप सारे बच्चे तेज तेज बैठे हो, एक और केस ले लेता हूँ। इसे मैं, आप देखना, खुद ही देख लेना, है ना। अभी मैंने 2 रखा था, अभी 3 रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा एयर, यहाँ पे वाटर रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ग्लास रख लेता हूँ, ठीक है। ज़रा देखना इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले ऐसे ऐसे आया, ठीक है। ये रहा इसका एक्चुअल डायरेक्शन, तुम देख लो, ठीक है। ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, है ना। तो मैं नॉर्मल पूरा बनाऊंगा नहीं, आप समझ जाना। नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया, वाटर ऐसे मुड़ गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे नॉर्मल आ गया, यहाँ पे फिर से 2 वाटर और ग्लास है। आपको पता है वाटर और ग्लास में ये रेयरर होता है, ये डेंसर होता है। एयर और वाटर में रेयरर और डेंसर, रेयरर से डेंसर जब भी जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ भी इसका एक्चुअल डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। और ये क्या है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ अभी भी बेंट हो जाएगा। लेकिन फिर से एयर में जब आएगा ना तो हर हाल में पैरेलल ही हो जाएगा। ये रहा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है ये। और अजीब बात ये है कि अगर बीच में ये वाटर ना होता ना, वाटर अगर नहीं होता ना, खाली ग्लास होता ना, तो सीधा रे ऐसे आता, ऐसे ऐसे आता। ये आपके सिलेबस में नहीं, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ, देखो ऐसे आता, ठीक है ना। तो बीच में कोई भी मीडियम रख दो, बीच में कोई भी मीडियम रख दो फाइनली, और सारे मीडियम हटा दो, तो ये और ये पॉइंट सेम रहेगा और ये पैरेलल होगा, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। देख लो, क्लियर है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इमर्जेंट रे, ये सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन आपसे पूछेगा। एक तो जैसे मिरर में क्या था, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसी तरीके से आपसे यहाँ पे ग्लास में पूछेगा। एक तो प्लेन ग्लास, अभी ग्लास स्लैब जो आपने देखा, और एक स्फेरिकल ग्लास, उसमें प्लेन, उसमें ये आएगा कॉनकेव लेंस आएगा, कॉन्वेक्स लेंस। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले थोड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेंस वाले सारे हट गए तकरीबन। अब इस पर रिफ्रैक्शन के लिए देखो, अब आपसे ना बड़े सारे क्वेश्चन पूछता है ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने कभी कभी देखा होगा कि ये रहा, यहाँ से ना इसको आप पूरी तरह से भर दो, चलो इसको ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसे स्टिक डाल दो, इस तरीके से कोई स्टिक डाल दिया मैंने, स्टिक ऐसे करके डाल दिया, ठीक है। ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो कहता है कि टेढ़ा क्यों लगता है ना। स्टिक पानी में आपने देखा भी होगा, पानी में जाके टेढ़ा क्यों लगता है, ऐसे स्टिक ऐसे, बड़ा ध्यान से सुनना। वाई स्टिक और पेंसिल सीम्स टू अपीयर बेंट व्हेन इट इंसर्ट इन वाटर, क्यों टेढ़ा क्यों,
है ना, ये ऐसे लगेगा, हाथ डालो ना तो आपको लगेगा हाथ आपका टेढ़ा हो गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये जरा ध्यान से सुनना। इस पॉइंट को देखिए, मैं देखता हूँ ये पॉइंट कहाँ गया। यहाँ से हज़ारों रे निकला होगा, आपको पता ना, बहुत सारे रे निकले होंगे, पता नहीं करोड़ों रे निकला होगा, कोई गिनती थोड़ी ना है। कुछ रे ऐसे भी तो गया होगा, मान लो ऐसे, इतने सारे रे हो गए, इनफाइनाइट रे ऐसे गया होगा, है ना। अब ये वाटर है, वाटर से रे निकला और गया एयर में, वाटर डेंसर है, वाटर डेंसर है, एयर रेयरर है, आपको पता है ना। तो यहाँ पे क्या केस बन रहा है? डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो ऐसे जाना चाहिए सीधा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा नहीं, नॉर्मल से थोड़ा दूर चला गया, देख लो नॉर्मल से, ये डायरेक्शन है ना, बात समझो ज़रा, जाना तो इधर चाहिए था, थोड़ा सा बेंट हो गया, ऐसे हो गया, और यही कहीं से आप देख रहे हो हज़ारों रे गया होगा, एक रे आपकी आंखों में ऐसे आया, इस तरीके से मुड़ता हुआ आया। तो क्या डायरेक्शन बना रे का? एक ऐसे गया, ऐसे गया और इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, तो यहाँ से एक और रे निकालता हूँ सीधा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं। यहाँ से एक रे गया, अब सीधा गया तो सीधा ही निकल जाएगा। अब दोनों टकराएगा कहाँ पे? इसको तुम आगे बढ़ा दो, इसको तुम आगे बढ़ा दो डॉट डॉट से, क्योंकि एक रे ऐसे जा रहा है, एक रे ऐसे जा रहा है, तो कटना तो है नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगा तो डॉट डॉट से। तो दोनों जो रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे भिड़ा? तो डॉट डॉट, देख रहे हो, तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, आप इसको समझिए कि क्या हो रहा है, ये डॉट 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 डॉट। तो ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे मिल गया, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कुल मिला के ये सारा का सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है ये आपको कैसा नज़र आएगा? टेढ़ा नज़र आएगा, है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से। ये तो अच्छा खासा स्टिक था, वो टेढ़ा नज़र आएगा। इसका रीज़न क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यही लिखना काफ़ी नहीं है कि आपने लिख दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बताओगे रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? भाई आपसे पूछता है कि इसके बारे में पूछा, बेंडिंग अ स्टिक अंडर वाटर, रीज़न, तो आप सिंपल बच्चे लिख देते हैं फिगर बना के, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कंडीशन तो बताओगे, रिफ्रैक्शन लिख तो रहे हो, क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 2 अलग अलग मीडियम है। इस वाले मीडियम वाटर एयर, वाटर से एयर में गया तो क्या हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल। बस इतना लिख दो, कंडीशन लिख दो कि 2 अलग अलग मीडियम है, वाटर से एयर में गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट्स वाई। बस ये फिगर बाकी सारी कहानी कह रहा है। सिर्फ ये लिख दोगे ना कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बात बनेगी नहीं। फिगर बना के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सही है, पर क्यों हो रहा है? तो उस रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन भी तो बताओगे। भाई रिफ्रैक्शन के लिए 2 अलग अलग मीडियम चाहिए है, और डेंसर टू रेयरर टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस वाले केस में क्या था? पानी से हवा में जा रहा था, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तब जाके। इसी में जरा एक और चीज़ देखिए, पानी में आपने मान लो कोई शीशे का कंटेनर है, यहाँ पे आपने चवन्नी रखे, चवन्नी तो गायब हो गया, 10 रुपये का सिक्का रख दो, ये सिक्का थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्यों? पूरा पानी से भरा हुआ है। मान लो ये ग्लास है ना, ग्लास, इसके सिक्के के ऊपर ग्लास रख दो तब, या कुछ भी कर दो, ठीक है ना। ये तो होगा क्या? हज़ारों रे गया होगा, कुछ रे ऐसे गया होगा, ये रहा इंटरफेस, कुछ ऐसे चला हो गया आपकी आँखों में, देखो ऐसे। और इमेज बनाना, एक रे को सीधा लेके जाओ, ठीक है, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, तो डॉट 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 डॉट, ये सिक्का जो है ना यहाँ पे उठा हुआ दिखाई देगा, ये, ठीक है। फिर आपसे कभी ये पूछता है, यहाँ भी रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंडीशन आप बता दोगे, पानी से हवा में जा रहा है, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, बाकी का कहानी कह रहा है फिगर। आपसे ये पूछेगा कि स्टार जो है ना, वाई स्टार लुक्स हायर देन दे आर, है ना, दे लुक्स एबव द एक्चुअल पोजीशन। स्टार यहाँ दिखाई देता है, रीज़न क्या है? स्टार भी तो सन की तरह होता है, काफ़ी गर्म, ये मान लो स्टार है ना, सन की तरह होता है, ये भी स्टार है। हम यहाँ पे मान लो अर्थ में, ठीक है,
तो स्टार मैंने पहले ही बताया था ना, गर्मी के दिन में, सर्दी के दिन में, विंटर सीजन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो डेंसर होता है, ठीक है। समर सीजन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेयर होता है। स्टार होता है सन, काफ़ी गर्मी होती है, इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, रेयर। और अर्थ आपको पता है, अर्थ हमेशा यहाँ पे डेंसर होता है, इतना डेंसर होता है कि कोई भी ऊपर से अगर कोई कल्पना चावला, आपको याद है, अर्थ का एटमॉस्फेयर में इतने मॉलिक्यूल्स, एयर वगैरह सब कुछ होता है, इतना डेंसर होता है कि स्पेस शटल फ्रिक्शन से जल के भस्म हो गया, सोच लो आप। तो यहाँ से अब ये केस क्या, रेयर टू डेंसर जाएगा, जो भी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो रेयर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से गया, यहाँ पे कहीं पे आप हो मान लो अर्थ पे, ठीक है, ये इस तरीके से रे गया, क्लियर है। और इस तरीके से एक डॉट 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 यहाँ से मैं एक ऐसा खींच लेता हूँ, टेंजेंट, इसका डायरेक्शन देखना है तो टेंजेंट हर जगह पे मैंने सोचो, जो सबसे नज़दीक का जो स्टार हो ना, अल्फा सेंचुरी, वहाँ से लाइट आने में 2.5 ईयर्स लगते हैं लगभग, लाइट को आने में, जबकि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता, 3 लाख किलोमीटर। तो जो लाइट 2.5 साल से, अगर कोई तारा अभी चमकता हुआ दिख रहा है तो कम से कम 2.5 साल पहले वो रोशनी, वो रे चल चुका होगा, अभी जाके पहुंच गया आपकी आंखों में। अभी जो देख रहे हो वो 2.5 साल पहले चल चुका होगा, इतना दूर है, इतने सारे एटमॉस्फेयर, इतने सारे अलग अलग मीडियम हैं। तो ये रीज़न यही है कि वाई स्टार इज ट्विंकलिंग, स्टार शाइनिंग, स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, उसका भी रीज़न यही है कि यहाँ से यहाँ पे इतना दूर है, 2.5 साल लगता है भाई। सबसे नज़दीक का स्टार की बता रहा हूँ, बाकी तो 6 साल 15 साल पता नहीं क्या क्या लगेगा। तो इतने अलग अलग मीडियम से होके गुजरता है। तो लाइट कभी ऐसे 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 कभी है ना, कभी ऐसे ऐसे, ठीक है, अलग अलग मीडियम, इसलिए ट्विंकलिंग। प्लानेट कभी नहीं करता क्योंकि नज़दीक रहता है। प्लानेट से अर्थ, कोई भी जैसे मार्स का रोशनी, मार्स को देखते हो तो वहाँ से अर्थ की दूरी ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा एटमॉस्फेयर का चेंज नहीं होता, तो इसलिए वो एक जैसा दिखता है। पर स्टार ट्विंकलिंग इसलिए करता है कि रास्ते में बहुत सारे एटमॉस्फेयर है, काफ़ी सारा है ना, अलग अलग मीडियम होगा। सोचो कितने सारे रिफ्रैक्शंस होते जाएंगे यहाँ वहाँ, तो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है ना। अब इसको यहाँ से टेंजेंट ऐसा खींच दो, टेंजेंट ऐसा खींच दो, ठीक है, एक लाइन ऐसे बना दो टेंजेंट, और एक नॉर्मली ऐसे करके देखो तो ये स्टार यहाँ के बजाय यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये आपको एक बात पता है, जो हमारा सन है ना, सोलर सिस्टम में हमारे रहते हैं सन, वो 2 मिनट पहले ही एक्चुअल जो उसका सनराइज का जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए उसके 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है। क्लियर है, मतलब यूँ कह लो, सन अपीयर्स 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। डूबने का भी यही कहानी है, डूबने के बाद भी 2 मिनट तक सन दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, सनसेट डिले होता है 2 मिनट, सनराइज अर्लियर हो जाता है 2 मिनट, 2 और 2 4, कुल मिला के हम धरतीवासी लोगों को 4 मिनट का फ़ायदा होता है। तो ज़रा एक बात बताओ कैसे होता बता रहा हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पे हो तो यहाँ से एक टेंजेंट खींच लो, ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ ऑरिजिन, लाइन ऑफ ऑरिजिन है ना। इसके ऊपर आप देख पाओगे ये आपके लिए आसमान हो गया, इसके नीचे आपके लिए आसमान है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ जो होगा उसके लिए इधर सारा आसमान है ना, तुम इसके ऊपर देख सकते हो, इसके नीचे नहीं देख सकते हो, ठीक है। मान लो इधर सन, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है सन, तो कायदे से आपको दिखना नहीं चाहिए। फिर वही है कि बहुत सारा रे आता होगा, कुछ रे, अच्छा सन फिर से क्या है, रेयर है, हॉट होता है, और ये अर्थ है, अर्थ जो है वो डेंसर होता है, भूलना नहीं, रेयर डेंसर। चाहे स्टार हो चाहे सन हो, अगर यहाँ से लाइट आ रहा है तो रेयर टू डेंसर आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मुड़ता जाएगा। यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे हो, फिर आप डॉट 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 कर दो, इधर एक रे नॉर्मली ऐसे लेके जाओ, तो आप जो सन जो है ना, बिलो द हॉरिजिन था, एबव द हॉरिजिन नज़र आएगा। ये सब मैं नोट्स बना के दूंगा। कायदे से
ये आपका आसमान इधर था, सन जो है आसमान के नीचे है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एक तो फिगर आपने बना दिया, लाइन ऑफ ऑरिजिन, ये आपके लिए स्काई हो गया, ये इधर पाताल हो गया, इधर कुछ नहीं दिखेगा, उधर दिखेगा। जो आपके लिए पाताल हो गया, किसी के लिए आकाश हो गया, वही चीज़ समझ रहे हो, स्काई हो गया। लाइन ऑफ ऑरिजिन के बिलो कुछ भी रहेगा आपको दिखाई नहीं देगा, उसके ऊपर वाला आपको दिखाई देगा। तो अगर सन लाइन ऑफ ऑरिजिन के नीचे है फिर भी आपको दिखाई दे रहा है 2 मिनट पहले। आपको पता है सन से लाइट आने में 8 मिनट्स लगते हैं, राइट। 2 मिनट का फ़ायदा हो जाता है सुबह सुबह, इसका ये रीज़न है, लॉ ऑफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए बताओगे कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो 2 अलग अलग मीडियम दिखाना पड़ेगा। आपको पता है जुपिटर, उसका जो एटमॉस्फेयर है ना वो अर्थ से भी ज़्यादा डेंसर है, कुछ ज़्यादा ही भयानक डेंसर है। फिलहाल तो ये रेयर है सन, है ना, और ये अर्थ तो इस तरीके से, इस तरीके से, ये सब रीज़न है। क्लियर। और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन समझो कि आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ज़रा, अच्छा सुबह सुबह सन आपको वाइट नज़र आएगा, आपको एकदम रेड नज़र आएगा, फिर धीरे धीरे वाइट होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना विबग्योर ऐसे पढ़ा था ना, विबग्योर वायलेट है ना, रेड है ना, इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, इसके जो नीचे रहता है, इसके जो नीचे बिलो चला गया उसको क्या बोलते हो, अल्ट्रा वायलेट, और इसके जो एवब चला गया इसको बोलते हो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड 400 नैनोमीटर से कम है इंफ्रारेड, 700 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो अल्ट्रा वायलेट। इधर ज़्यादा होता जा रहा है, देख रहे हो, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। अब स्पीड, इसका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वायलेट लेस देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रेड, स्पीड ऑफ रेड लाइट, है ना। रेड लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्नल वगैरह ना, रेड सिग्नल, इसका स्पीड ज़्यादा होता है। सुबह सुबह आपको सन लाल क्यों दिखाई देता है, रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सारी लाइट्स आती है, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंच जाता है, रेड। वायलेट का जो है ना, आपने याद है, आपने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा या नहीं तो अगले चैप्टर में पढ़ लोगे। टिंडल इफेक्ट, उससे ये प्रूव हो गया कि जो वायलेट होता ना, वायलेट, मैंने पहले क्या बोला था, जो लाइट होता वो वेव तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, पार्टिकल भी होता है ना, डुअल कैरेक्टर, डुअल नेचर का होता है। तो वायलेट ब्लू, ये जो रे है ना, इसका जो पार्टिकल है ना, इसके कंपेयर में काफ़ी मोटा होता है। तो वो क्या होता है कि जब वो आता है अर्थ पे या कहीं भी, तो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे ये टकराता है, और ये स्लिम ट्रिम होता है ना, तो ये ज़्यादा टकराता नहीं है, तो सीधा पहुंच जाता है। ये टकरा टकरा के इसका सत्यानाश हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि स्काई ब्लू क्यों होता है, इसीलिए कि सन से कई सारे लाइट्स आते हैं, सारे लाइट्स मिलके वाइट हो जाता है। ये अगले चैप्टर में डिस्कस करूँगा, अभी सुन लो थोड़ा सा, है ना। तो रेड तो पहुंच जाता है क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम होता है, क्योंकि रेड का जो पार्टिकल होता है काफ़ी छोटा होता है, और वायलेट का पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये टकरा के हर जगह फैल जाता है। आसमान जो है ना नीला होता है, कभी स्पेस में अगर गए ना तो स्पेस आपको काला नज़र आएगा, यहाँ से नीला नज़र आता, क्योंकि ऊपर से जब सन आता है तो इसका जो वायलेट वाला, जिसको बोलते हैं ब्लू रीजन, वो टकरा के ना पूरे आसमान में फैल जाता है, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। सुबह सुबह सन रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये टकराता कम है, इसका है ना पेनेट्रेटिंग पावर इसका बहुत ज़्यादा है ना, तो ये सबसे पहले पहुँच जाता है। पार्टिकल छोटे होते हैं, तेज़ी से पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे फिर सारे आते जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वाइट नज़र आ जाता है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट में ये प्रूव किया गया। टिंडल इफेक्ट आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट सुन लो, इसके बाद मुझे बताने के लिए सिर्फ रहेगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स उसकी बात कर लूँगा, है ना। अब जरा देखिए ज़रा ध्यान से, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बड़ा ध्यान से सुनो। ये देखो, इधर मैं रखता हूँ, चलो वाटर रख लिया है, ग्लास रख लिया, ग्लास, इधर मैं रख लेता हूँ एयर, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मैं फिक्स कर लिया मैंने। यहाँ से एक रे गया, सुनना ध्यान से,
तो ये डायरेक्शन है एक्चुअल, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा बेंट कर लेता हूँ। I1 थोड़ा सा और टेढ़ा कर लो रे को, I2 है ना। अब ये ऐसे जा रहा है, इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे हो गया, थोड़ा सा और बेंट हो गया, और टेढ़ा कर दो तो एक ऐसा आएगा ना कि उस डायरेक्शन में वापस नहीं जाएगा। तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं I3। पहले वाले में ऐसे था, तुम लोग खाली सुन लेना भाई, ऐसे था, इधर मुड़ गया, ये हो गया तुम्हारा क्या R1, फिर ऐसे मुड़ गया R2, और फाइनली ऐसे मुड़ गया R3। इसके बाद और टेढ़ा करोगे ना, सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को 100% फॉलो करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा फिर से आप। इधर मैंने रखा डेंसर, इधर रखा रेयरर, बात हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये हो गया नॉर्मल। मैं सिर्फ 2 रे बना रहा हूँ इस बार, एक ऐसे ऐसे जा रहा है, तुम देख रहे हो, ये रहा एक्चुअल डायरेक्शन, पर ये ऐसे मुड़ गया। थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं इसको, ये डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में, इनके बीच का कोई डायरेक्शन ले लेता हूँ, ऐसे ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इसका एक्चुअल तुम डायरेक्शन देखो, ऐसे जा रहा है ना। अब ये इतना बेंड हो गया ना कि परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हो गया। ये I1 था और ये I2 था। I1 के साथ ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2। क्लियर है? फॉर I2 है ना, I2 इन सी एंगल है ना, refracted ray becomes perpendicular to the normal। मतलब एंगल R2 यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे I2 को हम बोलेंगे, I2 को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। बस 1 मिनट और ज़्यादा नहीं है ना। जब कभी उस एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल या 90 डिग्री, तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड इट इज सिंपली डिनोटेड एट कैपिटल C, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल वो एंगल वो है, पूछे ना कि क्रिटिकल एंगल क्या है, तो हमेशा याद रखना क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन, पहला डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए पहला कंडीशन। सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल अगर रहता है, मान लो अब ये क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल में क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो उसी मीडियम में वापस लौट आएगा, उसी मीडियम में वापस लौट आएगा। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे वाले चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बस लास्ट और सुन लो, ये देखिए, ये आई इसको C बनाना है क्रिटिकल एंगल, तो रे को, रिफ्रैक्टेड रे को कहाँ दिखाना पड़ेगा, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये R इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, है ना। अब थोड़ा सा और अगर ये टेढ़ा करते हो ना तो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, तो ये वाला। अब ये किसको फॉलो करेगा, ये देखो, तो इस वाले के लिए मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, देखो इस वाले के लिए मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, और इस वाले के लिए मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ, रेड यूज़ कर लेता हूँ इस वाले के, सॉरी ब्लू, ठीक है। तो इसके लिए देख लो, इसके लिए आई, ठीक है, इसको कैपिटल या कुछ भी कर लेता हूँ, कैपिटल आई कर लेता हूँ। तो जो कैपिटल आई है ना एंगल ऑफ, वो क्या हो गया ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
तो जब भी ऐसा होता है तो इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को 100% फॉलो करेगा। इसी मीडियम में गया, सेम मीडियम में, ये ग्लास था, ग्लास से एयर में टॉर्च मारोगे तो उधर चला जाना चाहिए, लेकिन ये वापस लौट आता है इस कंडीशन में। तो कंडीशन क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन क्या हो गया, पहले तो आपको लाइट किधर से किधर भेजना पड़ेगा भाई, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, फिर से बता रहा हूँ, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, है ना, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, उस आई को सी बोलते हो क्रिटिकल एंगल। बस ये था। इसके बाद ये 1 मार्क्स के लिए सारा कुछ आज बताया मैंने। इसके बाद एक और क्लास लगेगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लेना।